जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपने मिल रहे हैं बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनों ने जिक्र किया। आज अपने खुद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिस्टर एग्रीकल्चर पे मिल रहे हैं। देखिएगा, इसमें अपने सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, आपने देखिए अपने इस चैनल पे अपने एग्रीकल्चर के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उन सब की तैयारी करेंगे। बहुत ही शानदार टीम के साथ अपने इसमें मिलेंगे और एक एक चीज सिलेबस का एक एक टॉपिक है जिसको अपने पढ़ेंगे, उसका सूक्ष्म विश्लेषण हम करेंगे साथियों। ठीक है, एक ऐसी टीम आपको इसमें मिलेगी साथियों, जो खुद गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। आपको वो सब साथी है, आपका मार्गदर्शन करेंगे, अपने सपनों को साकार करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है साथियों, इसमें अपने जो सबसे पहले आज अपने जिक्र करेंगे वो राजस्थान जीके के साथ है ना। और उसमें भी राजस्थान कला और संस्कृति के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, देखिएगा, हम जो बात करेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। और उसमें जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा साथियों, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे दुर्ग के बारे में, राजस्थान के दुर्ग। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि सर बोरिंग सा टॉपिक है, याद नहीं होता। बिल्कुल याद होगा साथियों, मैं गारंटी लेता हूं और बहुत से कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने बोलचाल में चलते रहते हैं और ये बात करते हैं कि एक वर्ड आता है दुर्ग। ठीक है, और एक आपने सुना होगा किला और एक आपने सुना होगा गढ़। ठीक है, ये तीन हमने सुने हैं। कौन कौन से? दुर्ग, किला और गढ़। ठीक है, तो साथियों, क्या आप ये बता सकते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है या सेम ही है ना? भी दुर्ग किसे कहते हैं, किला किसे कहते हैं या गढ़ किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसको अपने सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, क्या चीज है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जैसे ही राजतंत्र का विकास हुआ, राजतंत्र चलता आया, बढ़ता गया आगे, उसके साथ ही क्या हुआ, आपने ये बात करेंगे कि जो राजा थे, कौन था? राजा था। ठीक है, राजा के साथ परिवार, यानी कि जिसको अपने कह सकते हैं राज परिवार है। क्लियर? और उसके साथ में उसके जो सैनिक थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि राजा, राज परिवार, तो उसके सैनिक है, उन सबके निवास के लिए, उन सबके निवास के लिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये चीज क्लियर करना कि जो धन संपत्ति है, जो क्या है, धन संपत्ति है, ठीक है, इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए जो इमारतें बनाई जाती थी, इसकी सुरक्षा के लिए जो क्या बनाई गई, इमारत बनाई गई, इमारत बनाई गई। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्ग कहते हैं। समझ गए आप? भी राजा, राज परिवार, सैनिक, उनके निवास के लिए, धन संपत्ति है या विपत्ति का जो काल है उसमें जन सामान्य की सुरक्षा के लिए जो इमारतें बनाई जाती थी उसे क्या कहा जाता है साथियों, दुर्ग कहा जाता है। ठीक है? ये उम्मीद करता हूं ये बात आपको याद रहेगी। बात करते हैं, आप कहोगे चलो ठीक है सर, ये बात हमें भी पता थी, भी जो इमारत बनाई गई जिसमें राजा रहता है उसको दुर्ग कहते हैं। तो पता है फिर किला क्या है? भी किला हम कौन रहे, वो भी पता है। तो देखो, अब बात कर, देखिएगा, एक बात ध्यान रखना, किला क्या है। किले के बारे में यदि हम बात करें साथियों, तो याद रखना, किले में क्या होता है, बाकी सभी पहलुओं को, देखो है दुर्ग ही, लेकिन बाकी सभी पहलुओं को छोड़ कर, इसके अलावा शिक्षा के पहलू पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए, है ना। ये ऐसी इमारत, है ना, अपने ये कह सकते हैं ऐसी इमारत, ठीक है, ऐसी इमारत, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, जिसमें सुरक्षा के पहलू पर, किसके पहलू पर, सुरक्षा पर सबसे ज्यादा, सुरक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ध्यान गया। क्लियर? सुरक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, उसे क्या कहा जाता है साथियों, किला कहा जाता है। भी है तो वही चीज, अब इसकी सुरक्षा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? सुरक्षा को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, उस किले को ऊंची ऊंची जो पहाड़ियां थी उसमें बनाया गया, या तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां थी
उसके ऊपर बनाया गया, उसके चारों ओर परकोटा बनाया गया, मोटे पत्थरों की दीवार बनाई गई। समझ में? राजा, राज परिवार, सैनिक, धन संपत्ति, इन सब के लिए जो इमारत बनाएगी वो दुर्ग है। लेकिन ध्यान रखना कि उन सब पहलुओं को छोड़कर जहां पे सुरक्षा का सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है, वो जो इमारत थी वो क्या कहलाती है? किला कहलाती है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में साथियों आप कहेंगे चलो सर ये बात हमें समझ में आ गई कि दुर्ग क्या है, किला क्या है, आप हमें ये भी बताइए फिर गढ़ क्या होता है ना? ध्यान रखिएगा साथियों, दुर्ग या जो किले हैं इनको स्थानीय भाषा में, हम अपने यहाँ राजस्थान में स्थानीय बोलचाल की भाषा में इसे क्या कहा जाता है? गढ़ कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? गढ़ कहा जाता है। ठीक है। उम्मीद करता हूं अब आपको दुर्ग, किला और जो गढ़ है ना इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या चीज रहती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये क्वेश्चन आता है साथियों। देखो ये सब याद कर लेते हैं। अभी नवलखा जैसे जो पोल है या नवलखा जो प्रवेश द्वार है ना, ये कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार है? तो आप अच्छे से रट लोगे, याद कर लोगे तो आप 5 मिनट में आप मेरे को बता दोगे कि सर नवलखा तो रणथंभौर का है। मैं पूछूं गणेश पोल किसका प्रवेश द्वार है, आप कह दोगे अमेर दुर्ग का है सर, कैसे बता पाओगे? लेकिन उससे पहले बहुत बार आपने एग्जाम में देखा होगा कि क्वेश्चन आ जाता है, जैसे लास्ट आरएएस के अंतर्गत एग्जाम आया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए शुक्र रीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के हैं, मनुस्मृति के अनुसार कितने प्रकार के हैं, या कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए। तो वो चीज हमें पता होनी चाहिए, यानी कि मैं जिक्र किसके बारे में कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं दुर्गों के वर्गीकरण के बारे में, दुर्गों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है साथियों, और एक ऐसा वर्गीकरण साथियों, ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो आपने नहीं पढ़ी होंगी। अब देखिए क्या चीज है दुर्गों के वर्गीकरण के अनुसार। एक बात याद रखिएगा, पहली बात क्या, दुर्गों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? मनु ने, यानी कि मनुस्मृति में। किसमें किया गया? मनुस्मृति में। याद रखिएगा, एक हम दुर्गों का वर्गीकरण किसके अनुसार पढ़ेंगे? मनुस्मृति के अनुसार। ठीक है, चलिए दूसरा हम वर्गीकरण पढ़ेंगे किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार, जिसको आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार। तीसरा हम वर्गीकरण जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार। किसके अनुसार साथियों? शुक्र नीति के अनुसार। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं याद करवा चुका हूं। आपसे पूछा जाए दुर्गों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, तो आप कहेंगे मनुस्मृति में। किसमें किया गया? मनुस्मृति में। ठीक है, पहली बात हमें अच्छे से क्लियर हुई। जब आप याद रखिएगा मनुस्मृति में किसके अंतर्गत? मनुस्मृति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए? तो मनुस्मृति में दुर्ग कितने प्रकार के बताए गए साथियों? 6 प्रकार के। ठीक है, और कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए। और शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। बताओ याद कर लोगे क्या? मनु ने 6, कौटिल्य ने 4, ओके, और शुक्र नीति के अनुसार 9 होते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। चलो देखो, आप कहेंगे सर ठीक है ये कोई नई बात थोड़ी है, हमने पढ़ रखा है भी मनुस्मृति में 6 प्रकार होते हैं। क्या साथियों आपने इन 6 के नाम पढ़े हैं क्या कभी ना? तो वो नाम जो अपनों ने सोचे भी नहीं होंगे वैसे नाम है ना? तो मनुस्मृति में ये कहा गया है कि जो दुर्ग 6 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला दुर्ग होता है धनु दुर्ग। कौन सा होता है साथियों? धनु दुर्ग। ठीक है, एक दुर्ग होता है मही दुर्ग। कौन सा होगा? मही दुर्ग। एक होता है नर दुर्ग। कौन सा होगा साथियों? नर दुर्ग। ठीक है, एक दुर्ग होता है वृक्ष दुर्ग। कौन सा होता है? वृक्ष। एक होता है जल दुर्ग और एक होता है गिरि दुर्ग। ये जो नाम बताए गए ये 6 प्रकार मनुस्मृति में दुर्गों के बताए गए हैं। सोचिए साथियों, आपके क्वेश्चन आ जाए कि मान लो मही दुर्ग है, मही दुर्ग का प्रकार किसके वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो अपने तो अभी तक यही पढ़ रहे हैं, अभी मनुस्मृति में 6 थे, उसके नाम तो अपनों ने अभी पढ़े ही नहीं। हाँ? तो अपने को पता होना चाहिए धनु है, मही है, नर है, वृक्ष है, जल है और गिरी है। ये 6 प्रकार मनुस्मृति के अनुसार किसके बताए गए हैं? दुर्गों के बताए गए हैं। क्लियर ये? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आगे बढ़िए, देखिएगा क्या चीज है। तो एक बात ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें आपको क्लियर करनी है। टिल्य के अनुसार
जो दुर्गों के प्रकार है ना, कौटिल्य के अनुसार हम यदि पढ़ें, कौटिल्य ने एक दुर्गों का प्रकार बताया, कौन से? धावन दुर्ग। कौन से बताए? धावन दुर्ग। ठीक है। उसके बाद में उन्होंने एक दुर्ग बताया, कौन सा? ओदक दुर्ग। कौन से बताए? ओदक दुर्ग। ठीक है? एक प्रकार उसने बताया है गिरी और पर्वत दुर्ग। कौन सी? गिरी या पर्वत दुर्ग। ठीक है। और एक उनके द्वारा प्रकार बताया गया है, वो बताए गए वन दुर्ग। क्या बताए गए साथियों? वन दुर्ग। ये दुर्ग के चार प्रकार जो है ना साथियों, ये किसने बताए हैं? तो ये कौटिल्य ने बताए हैं। अच्छे से याद रखिएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये याद करने कैसे है ना, अभी याद कैसे रहेंगे, ये चीज भी तो पता होनी चाहिए ना। भी देखो, वो कहते हैं ना कि यदि मैटर कंटेंट देखना है तो किताबें भरी पड़ी हैं, है ना, लेकिन आपको उस तरीके से उसको आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में छापना है ना, वो चीज हम हेल्प करेंगे आपकी, है ना, आपको बताएंगे कैसे याद रह सकता है। तो आपको ऐसे है ना, तनिक मात्र भी चिंता नहीं करनी है ना, टेंशन नहीं लेनी है, बस मेहनत करनी है। तो साथियों, आगे देखिए, हम बात करते हैं शुक्र नीति के अनुसार। किसके अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार। तो शुक्र नीति के अनुसार ये चार तो कॉपी पेस्ट कर देंगे अपने, है ना, चार तो कॉपी पेस्ट कर देंगे। देखिएगा, एक कौन सा हो गया? हम यदि बात करें तो पहले तो वही हो गया, पहले तो कौन सा दुर्ग हो गया? भावन दुर्ग हो गया। पहला कौन सा हो गया? भावन दुर्ग। ठीक है। दूसरा हम बात करें तो कौन सा हो गया? जल दुर्ग हो गया। कौन सा हो गया? जल दुर्ग हो गया। ठीक है साथियों। हम बात करें तीसरा, वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, गिरि दुर्ग हो गया। ठीक है। और चौथा हम बात करें तो वो कौन सा हो गया? एरन दुर्ग हो गया। कौन सा हो गया? एरन। ठीक है। आगे बात करते हैं। उसके बाद में एक दुर्ग रहता है, कौन सा? तारीख दुर्ग। और एक रहता है कौन सा? रिद दुर्ग। तारीख और पारिद दुर्ग। ठीक है। तो उसके बाद में याद रखिएगा, एक दुर्ग है स्थल दुर्ग, एक दुर्ग रहता है सैन्य दुर्ग, एक स्थल है, एक सैन्य है, और एक यदि हम बात करें वो कौन सा है? सहाय है। ठीक है। सहाय है। तो ये 9 प्रकार शुक्र नीति के अनुसार क्या किए गए? बताए गए। किसके? तो दुर्गों के। ठीक है साथियों, बताओ, इतना याद रह जाएगा क्या आपको? अच्छे से बताइए, इतना याद रह जाएगा क्या? सब साथी आराम से मेरे को इसके बारे में बताएंगे कितना आपने याद कर लेंगे, है ना। तो देखो, हम ये बात करेंगे कि कौन सा दुर्ग कौन सा होता है ना? जैसे देखो, हम बात करते हैं कि जैसे धनु दुर्ग है, उनसे पूछा जाए कि सर धनु दुर्ग जो है वो सा प्रकार है, ये बताओ। तो देखो, याद रखिएगा, ऐसा दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर, ठीक है, कैसी भूमि हो? निर्जल भूमि हो। कैसी भूमि हो साथियों? निर्जल भूमि हो। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर निर्जल भूमि होती है, वो जो दुर्ग होता है ना साथियों, वो कौन सा कहलाता है? धनु दुर्ग कहलाता है। ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। ओके। उसके बाद में बात करते हैं मही दुर्ग। कौन सा दुर्ग साथियों? मही दुर्ग। तो याद रखिएगा, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर क्या चीज हो? उबड़ खाबड़ भूमि हो। कैसी भूमि हो? उबड़ खाबड़ भूमि हो। ठीक है। वो जो दुर्ग है वो कौन सा कहलाएगा? मही कहलाएगा। बताओ, याद रह जाएगा। जिसके चारों ओर निर्जल भूमि है वो क्या कहलाएगा? धनु। और जिसके चारों ओर उबड़ खाबड़ भूमि है वो क्या कहलाएगा? मही। ठीक है। और ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर सेना है, जिसके चारों ओर क्या है? सेना है। ठीक है, ध्यान रखना, चारों ओर, चारों ओर की ही जिक्र कर रहे हैं, चारों ओर सेना है, तो वह क्या कहलाएगा? नर दुर्ग कहलाएगा। बताओ, ये बात क्लियर हो जाएगी? ठीक है। तो बाकी से तो आप परिचित हो ना, मतलब पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर जंगल हो या वन हो, वो क्या कहलाता है? वृक्ष दुर्ग कहलाता है। ऐसा दुर्ग जो कि जिसके चारों ओर जल राशि है, वो क्या कहलाता है? जल दुर्ग। और ऐसा दुर्ग जो पर्वत पे बना हुआ है, उसे अपने क्या कहते हैं? गिरि दुर्ग कहते हैं। ठीक है। अब आप एक छोटी छोटी बातें नोट करनी है साथियों। देखो क्या, एक बात गौर कीजिए, ये जो अपने इधर बात करें, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या है? रेगिस्तान है। क्या है? रेगिस्तान है। क्लियर? वो क्या है? धावन दुर्ग है। वो कौन सा है? धावन दुर्ग है। ओदक दुर्ग ही कौन सा दुर्ग है? जिसके चारों ओर जल होता है। क्लियर ये बात? गिरी या पर्वत पे स्थित है, उसे में है। और वन दुर्ग जिसके चारों ओर वन है, जंगल है, वो है। क्लियर? यहां आपने देखे,
धावन वही रेगिस्तान वाला आ गया। जलदुर्ग वही जिसके चारों ओर जल है वही आ गया। गिरी वही पर्वत पे स्थित है वो हो गया। एरण दुर्ग है ना। एरण दुर्ग जो है ना ये कौन सा है, वही वन वाला है जिसके चारों ओर वन या जंगल है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। यानी कि आप नोट करो कि यदि अपने तीनों का वर्गीकरण देखें, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पेड़ पौधे हैं, वन है या जंगल है, इसको मनुस्मृति में तो कहा गया वृक्ष दुर्ग। क्या कहा गया, वृक्ष दुर्ग। इसने उसे क्या कहा गया, इसने कहा वन, और इसने क्या कहा, एरण। याद कीजिए अच्छे से। देखो, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर जंगल होता है, दूसरे ने तो कहा वृक्ष, दूसरे ने कहा वन, तीसरे ने कहा एरण। याद रखिएगा। यानी कि अपने से यदि पूछ लिया जाए कि दुर्ग का वर्गीकरण एरण, ये किसने कहा, तो ये किसने कहा, शुक्र मिट्टी में कहा। किसने कहा, शुक्र मिट्टी में कहा। बात समझ में आ रही है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए। उसी तरीके से याद रखिए, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर जल है, वो यदि हम बात करें तो मनुस्मृति में उसे तो जल दुर्ग ही कहा। इसमें कौटिल्य ने उसे उद्दक कहा, है ना। और शुक्र नीति इसने भी इसे क्या कहा, जल दुर्गी का। यानी कि जल दुर्ग को जल उद्दक जल कहा गया। अपने से पूछ लिया जाए दुर्गों का वर्गीकरण उद्दक के अनुसार, किसके अनुसार, उद्दक के अनुसार किसने किया, कौटिल्य ने। अगर शुक्र नीति में उद्दक कौटिल्य ने, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद में जो अपने बात करें गिरि दुर्ग, मनुस्मृति में उसे गिरि कहा। क्लियर। इसे यदि हम बात करें तो गिरि और पर्वत कहा, इसने क्या कहा, उसे गिरि कहा। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, हमें ये चीज ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा दुर्ग है जो मनुस्मृति में नहीं है। कौन सा नहीं है, धावन नहीं है। कौन सा नहीं है, धावन। तो आप ऐसे मत कह देना कि सर निर्जल भूमि तो रेगिस्तानी है, फर्क है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। ये चीज अच्छे से ध्यान रखना है कि दावन दुर्ग मनुस्मृति में नहीं है। दावन दुर्ग कौटिल्य और शुक्र नीति ने बताया है, और मनुस्मृति में धावन नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर करनी है। यानी कि धावन और धनु अलग अलग वर्गीकरण है। निर्जल भूमि वाला धनु है, और रेगिस्तान वाला कौन सा रहता है, धावन रहता है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बताओ इतनी बातें याद रह जाएंगी। अब बात करते हैं, देखो ये सारे यहां तक क्लियर है अपने। यहां देखते हैं पारिक और पारिक, ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया था, है ना। जिसके चारों ओर गहरी खाई होती है वो कौन सा दुर्ग होता है, पारिक। देखो पारिक लास्ट में क्या आया, क्या आया, यानी कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, खाई हो। क्या हो, खाई हो। वो दुर्ग क्या कहलाता है, पारिक दुर्ग कहलाता है। ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा। उसके बाद में पारिद, क्या आया, पारिद। यानी कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, पारिद, दै से दीवार, यानी कि कोठा हो। क्या हो, कोठा हो। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, परकोटा या दीवार, दै से दीवार हो, वो क्या कहलाता है, पारिद कहलाता है। ठीक है, अच्छे से याद रखना। बाकी स्थल है सैन्य सहाय स्थल पे बना हुआ ये, है ना। सैन्य है, और एक कौन सा है, देखो सेना वाला सैन्य हो गया। ठीक है, स्थल सामान्य मैदानी भाग में बना हुआ वो हो गया। क्लियर, ये बात इतनी बात याद रहेगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं सहाय, बताता हूं कौन सा होता है। देखो सहाय दुर्ग कौन सा होता है, क्लियर करना। एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूं। सहाय क्या होता है, किसी दुर्ग के पीछे बना हुआ या पृष्ठ में बना हुआ या सहायता के लिए बनाया गया जो दुर्ग होता है वो क्या कहलाता है, सहाय दुर्ग। समझिएगा एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे देखो, एक बात समझ रहा, मान लो ये एक दुर्ग है। मानना क्या है, ये आप मानिए कौन सा दुर्ग है, रणथंबोर का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है ये, रणथंबोर का दुर्ग है। ठीक है, ये कौन सा दुर्ग है बताओ, रणथंबोर का। क्लियर। अब हुआ क्या, इस दुर्ग में एक तो ये एक रास्ता है, और एक ये एक रास्ता है। ठीक है, यानी कि ये तो दुर्ग की तरफ आने वाला है, और ये दुर्ग से जाने वाला रास्ता है। एक ही बात समझ में आई, मैं सहाय दुर्ग आपको समझा रहा हूं। ओके, देखो क्या हुआ, इस दुर्ग में, ठीक है, इस दुर्ग के आने वाले रास्ते पे एक दुर्ग बना हुआ है। क्लियर, इससे आने वाले रास्ते में एक दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, और इसके जाने वाले रास्ते पर एक दुर्ग बना हुआ है। क्लियर, बात याद कीजिएगा। ये जो दुर्ग है ये कौन सा है, ये है रणथंबोर का दुर्ग। कौन सा है, रणथंबोर का दुर्ग। ठीक है, ये जो दुर्ग है ये कौन सा है, ये है जाइन का किला। कौन सा किला, जाइन का किला। ठीक है, और जो ये है
ये है खंडार का किला। कौन सा किला? खंडार का किला। देखो अब समझ रहा मेरी बात को। ये दुर्ग के आने वाले रास्ते पे और ये जाने वाले रास्ते पर, समझिएगा। तो रणथंभौर दुर्ग तक यदि किसी सेना को पहुंचना है, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जाइन के किले को जीतना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए ध्यान रखना, जाइन का जो किला है ना, इसे रणथंभौर दुर्ग की क्या कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग की क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। ठीक है साथियों, रणथंभौर दुर्ग की इसे क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। ये बात आपके क्लियर है? तो यदि हम बात करें, फिर मान लो उसने जाइन के किले को जीत लिया, विरोधी सेना ने रणथंभौर दुर्ग को भी जीत लिया, तो क्या होगा? राजा और राज परिवार या महत्वपूर्ण सदस्य होंगे, वो इस दुर्ग से निकलकर कौन से दुर्ग में आ जाएंगे? इस दुर्ग में आ जाएंगे, यानी कि खंडार के किले में। अब इस दुर्ग ने क्या की? रणथंभौर दुर्ग की क्या की? सहायता की या नहीं की? तो इस प्रकार का दुर्ग जो होता है, उसे क्या कहा जाता है? कष्ट दुर्ग या सहाय दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहाय दुर्ग कहा जाता है। बताओ, पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा? पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जाइन का किला रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है और खंडार का किला क्या है? रणथंभौर दुर्ग का सहाय दुर्ग है। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखिए साथियों, कैसे याद होगा वर्गीकरण? देखो, वर्गीकरण हमने याद किया था कौन कौन से के अनुसार? मैंने कहा मनुस्मृति के अनुसार, एक हमने पढ़ा कौटिल्य के अनुसार, एक हमने पढ़ा शुक्र नीति के अनुसार। बताओ, यही पढ़ा है ना? मनुस्मृति के अनुसार 6 है, टिल्य के अनुसार 4 है और शुक्र नीति के अनुसार 9 है। ठीक है, 3 ऐसे दुर्ग जो कहीं नहीं मिले, यहीं मिले, वो कौन से हैं? एक तो है धनु, एक कौन सा है? मही, एक कौन सा है? नर। बहुत क्लियर। फिर 3 ऐसे जो दूसरी जगह भी मिलते हैं, कौन सा है? वृक्ष, फिर कौन सा है? गिरी, फिर कौन सा है? जल। देखो, वृक्ष दुर्ग को कौटिल्य ने क्या कहा? वन कहा। गिरी को इसने क्या कहा? गिरी और पर्वत कहा। ठीक है बात याद? जल दुर्ग को इसने क्या कहा? ओट कहा। देखो, तीनों यही कॉपी पेस्ट हो गए। एक दुर्ग जो इसमें नहीं था वो कौन सा था? जो एक इसमें नहीं था वो कौन सा था? तो वो था धावन दुर्ग। कौन सा था? धावन। बताओ, याद हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं, इसमें 9 पूरे करते हैं। तो ये धावन का धावन या कॉपी पेस्ट। क्लियर? ओट को इसने जल ही कहा, गिरी को इसने गिरी कहा। क्लियर? वन को इसने एरन कहा, वन को इसने क्या कहा? एरन कहा। उसके बाद में देखो, दो दुर्ग, दो दुर्ग कौन से? याद कीजिएगा, दो दुर्ग के नाम याद कीजिए जो एक जैसे से हैं। कौन से? एक तो पारिक और एक पारिद। क्लियर? याद हो जाएंगे। और 3 दुर्ग जिसका नाम सह पे है। कौन से? सैन्य, सहाय और स्थल। बताओ साथियों, वर्गीकरण याद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अच्छे से याद होगा। भी को याद करना है, कौटिल्य ने उद्धव दुर्ग का अर्थ दिया, जल दुर्ग को उद्धव कहा, है ना? एरर शुक्र नीति में ही कहा गया। किसमें कहा गया? शुक्र नीति में। धनुर्धर नर, ये मनुस्मृति में कहा गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, अच्छे से आपने कंसेप्ट्स को समझा होगा। देखो, बहुत सी बातें उन्होंने क्लियर की, है ना? अच्छे से मैंने एक एक बात को आपको समझाने की है, वो कोशिश की है। ठीक है, तो आपको याद करनी है ये बातें। उम्मीद करता हूं इनको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आज के सेशन में इतना सा साथियों, जुड़े रहिए मिस्टर एग्रीकल्चर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, मेहनत करें, अपने सपनों को साकार करें। ये एग्रीकल्चर शिक्षा के क्षेत्र में एक डिजिटल क्रांति है, जहां पे सक्सेस हुए लोग हैं वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। आप सभी का धन्यवाद।